अस्सलाम वालेकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए रब, हमें इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात और बिलियात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको खबर दें, कराची में एक और आलिम दीन को खून में नहला दिया गया। मौलाना आदिल खान और उनके ड्राइवर की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। नमाज जनाजा जामिया फारूकिया हब रिवर रोड पर अदा की जाएगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुलजिमान किस रास्तों से फरार हुए, सीसीटीवी हासिल की जा रही हैं। जाए वकुआ की जियो फेंसिंग की गई है। शाह फैसल कॉलोनी में मौलाना आदिल पर फायरिंग वाक़े की सीसीटीवी मंजर आम पर आ गई। फुटेज में मुलजिमान को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। कातिलों ने इत्मीनान से कार्रवाई की और सड़क पार करके फरार हो गए। हमलावर पैदल चलकर आया और गाड़ी पर गोलियां बरसाईं। फुटेज में हमलावर को गोलियां मारकर पैदल सड़क पार करते देखा जा सकता है। मौलाना आदिल को दहशतगर्दों की 5 गोलियां लगी, जिनमें से 4 सर और चेहरे पर जबकि 1 गोली बाजू पर लगी। सर और चेहरे पर लगने वाली गोलियां मौत का सबब बनी। मौलाना के ड्राइवर को सिर्फ 1 गोली लगी। हमलावरों ने ड्राइवर मकसूद के सर पर वार किया। अस्पताल जराये का कहना है कि मकसूद को लगने वाली वाहिद गोली जानलेवा साबित हुई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मौलाना आदिल के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। शरपसंद अनासर शहर का अमन खराब करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग की मजम्मत शदीद अल्फाज में की है, जबकि कहा है कि भारत पाकिस्तान में उलमाए कराम को कत्ल करा के शिया सुन्नी फसादात कराना चाहता है। पिछले चंद महीनों में इस तरह की बहुत सारी कोशिशों को रोका गया है। तमाम मसलक के उलमाए कराम यकीनी बनाएं कि लोग मज़मूम साजिशों का शिकार न हों। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी, MQM हकीकी के सरबरा आफाक अहमद समेत सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने भी मौलाना आदिल खान की शहादत की मजम्मत करते हुए कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। विफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने कहा कि मौलाना आदिल और ड्राइवर की शहादत दुश्मन नाने वतनों दीन की बुज़दिलाना कोशिश है। सेक्रेटरी जनरल शिया उलमा कौंसिल अल्लामा आरिफ हुसैन वाहदी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सेक्रेटरी अल्लामा बाकिर अब्बास ने भी मौलाना आदिल खान के कत्ल की मजम्मत की है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी खुश अखलाक और मिलनसार दोस्त से महरूम हो गए। अमीर जमात इस्लामी पसराजुल हक और रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम कारी मोहम्मद उस्मान ने भी मौलाना आदिल के कत्ल की मजम्मत की है। आर्मी चीफ का कराची में मौलाना आदिल के कत्ल पर इजहार अफसोस करते हुए टारगेट किलिंग की शदीद मजम्मत की है। जबकि आर्मी के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वाकया पाकिस्तान में मुल्क दुश्मनों की इंतशार फैलाने की कोशिश है। मुजरिमों को कटहरे में लाने के लिए सिविल इंतजामिया की मुकम्मल मदद की जाएगी। पुलिस चीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शाम 7:30 बजे फायरिंग का वाकया पेश आया। 3 हमलावर थे जो एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। मौलाना आदिल और ड्राइवर जांबहक साथी उमैर महफूज रहा। पुलिस चीफ का कहना है कि फिरका वारिद के लिहाज आम तौर पर थ्रेट जरूरी थी, जबकि मौलाना आदिल को टारगेट किया जाएगा ऐसी थ्रेट नहीं मिली थी। चीफ ने मजीद कहा कि मुख्तलिफ पहलुओं पर हम तफ्तीश कर रहे हैं। कोरोना के मजीद 12 मरीज दम तोड़ गए, जबकि 666 अफराद की वायरस की तस्दीक हुई है। आपको बताएं, कोरोना के मजीद 12 मरीज दम तोड़ गए हैं। 666 अफराद की वायरस की तस्दीक हुई है। मजीद जानेंगे सज्जाद काजमी से। जी सज्जाद। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जनरल की जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में 666 नए कोरोना के केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जिसके बाद अब तक जो तादाद है केसेस की बढ़कर 3,18,936 तक पहुंची है। पिछले 24 घंटों में 12 जो है नई अमदाद रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद अब तक मजमूई तौर पर 6,570 जो है मरीज अब वो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। पिछले 24 घंटों में अगर देखा जाए तो तजाबी का तनासब भी बढ़ रहा है, जिसके मुताबिक पिछले 24 घंटों में 396 मरीज जो है कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो गए हैं और अब तक
3,03,458 مریض ایسے ہیں جنہوں نے اس موذی وبا کو شکست دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو اب تک 35,58,845 کے ہیں تشخیصی ٹیسٹ بھی مجموعی طور پر اب تک کیے جا چکے ہیں، جس میں 24 گھنٹوں میں 28,894 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اس وقت تک جو ہے 483 ایسے مریض ہیں جو کریٹیکل کنڈیشن میں مختلف اسپتالوں میں جو ہے وینٹیلیٹر پر موجود ہیں۔ اگر دیکھا جائے کیسز کے حوالے سے تو سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ سندھ سے سامنے ہیں، جہاں سے 1,40,125 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اسی طرح پنجاب سے 1,687 مریض ایسے ہیں جن میں کورونا کی تصدیق اب تک ہو چکی ہے۔ اس طرح دیکھا جائے کہ بھی کیس 38,329 ہیں، اسلام آباد سے 17,396 کیسز اب تک سامنے آ چکے ہیں، بلوچستان سے 15,520 ہیں، جبکہ جموں کشمیر سے 3,045 کیسز کی تصدیق اب تک جو ہے ہوئی ہے۔ اسی طرح گلگت بلتستان سے 3,924 کیسز ہیں، ان کی تصدیق جو ہے مجموعی طور پر اب تک ہو چکی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 8 جو مریض ہیں وہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں، مختلف اسپتالوں میں جو ہے لائے گئے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ سجاد کاظمی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وفاقی دارالحکومت میں کورونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کو بتائیں وفاقی دارالحکومت میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث مختلف گلیاں سیل کرنے کے لیے سرکاری مراسلہ لکھ دیا گیا اور مذکورہ علاقوں کے رہائشیوں کو راشن اور دیگر اشیاء ضروریہ کی خریداری کے لیے آج شام تک کی مہلت دے دی گئی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو 3 سب سیکٹرز کی مختلف گلیاں سیل کرنے کے لیے سرکاری مراسلہ لکھ دیا، جس پر ڈی سی نے آج تک کی مہلت دیتے ہوئے مذکورہ علاقوں کے رہائشیوں سے کہا کہ وہ اپنا راشن اور دیگر اشیاء ضروریہ کی خریداری کر لیں، جس کے بعد اتوار کی شام کو مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے ان علاقوں کو سیل کر دیا جائے گا۔ ڈی ایچ او کی جانب سے ڈی سی کو لکھے گئے مراسلے میں کہا گیا کہ وفاقی دارالحکومت میں ایک دن میں 88 کیسز سامنے آنے کے بعد سیکٹر G10-4 کی 38, 44, 45, 46, 47 اور 48، سیکٹر IA-2 کی گلیاں 25 اور 29، جبکہ سیکٹر G9-4 کی 85 اور 89 گلیاں سیل کر دی گئی۔ لاہور میں کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر اسسٹنٹ کمشنر نے کارروائی کرتے ہوئے جوہر ٹاؤن کا فورک اینڈ نائف ریسٹورنٹ سیل کر دیا۔ کارروائی ڈپٹی کمشنر لاہور کی ہدایت پر کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں لاہور میں کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر اسسٹنٹ کمشنر نے کارروائی کرتے ہوئے جوہر ٹاؤن کا فورک اینڈ نائف ریسٹورنٹ سیل کر دیا۔ کارروائی ڈپٹی کمشنر لاہور کی ہدایت پر کی گئی۔ سچ نیوز بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، آرمی چیف نے اہم خطاب کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے دہشت گردی کو شکست دی، امن کے لیے بھاری قیمت ادا کی ہے۔ آپ کو بتائیں ہماری تباہی کے منصوبے بنانے والے آج مایوسی سے ہماری کامیابیاں دیکھ رہے ہیں۔ سفر مشکل تھا مگر اب ہمارے ادارے مضبوط ہو رہے ہیں۔ اب وقت ہے کہ اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ You have proved yourself worthy of a noble yet a very demanding profession. The army, which not only defeated the scourge of terrorism, but also gave a bloody nose to a 5 times bigger army in February 2019. Pakistan Army is a true reflection of the proud nation that you represent. I count it as a great honor that we stand before the nation as a trusted and accountable institution. Therefore, regardless of our failings and triumphs, we stand to give our best whenever we are called upon to do so. The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of yahan kuch acha nahi ho sakta. Let me tell you, yahan sab acha hoga. آرمی چیف کہتے ہیں آئین پاکستان اور قومی مفادات تمام معاملات میں ہمارے رہنما ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کی رہنمائی میں منتخب حکومت کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ادارے مل کر پاکستان کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اتحاد ہماری قوت ہے اور انشاءاللہ ہم سب متحد ہیں۔ Today Pakistan is alhamdulillah secure from military point of view. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. We Pakistanis have proved that we can do wonders when we keep our national interest above our parochial, institutional and personal interest.
Pakistan Army is proud to support the nation as it has always supported us, especially when we were fighting the physical enemies of Pakistan. You have been asked to stand firm in very difficult times, but stand you must. We must not be complacent so close to the finish line. पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कोल में पास आउट होने वाले कैडेट्स और कैडेट्स की शानदार परेड ने समा बांध दिया। वतन के नौजवान रखवालों के जज्बे देखकर कोई भी दाद दिए बगैर ना रह सका। पुरानी आला कंपनी शबीर शरीफ नजर आती है कराची में बिजली की लोड शेडिंग के बाद अब गैस की लोड शेडिंग ने घरेलू सार्फिन को मुश्किल में डाल दिया। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी देखिए, बिल्कुल कराची के शहरी जो हैं एक मसाइल से निकलते नहीं हैं, दूसरे मसाइलों में घिर जाते हैं। अभी लोड शेडिंग के मसले से कराची के शहरी भी बाहर आए नहीं थे कि गैस की लोड शेडिंग का मसला जो है वो सामने आ गया और इससे जो है घरेलू सार्फिन जो है शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। घर में खाना नहीं बनता, वैसी महंगाई इतनी है। और जो गरीब तबका है, गरीब इलाका है, जहाँ गरीब इलाके में रहने वाले जो लोग हैं वो शदीद परेशान हैं। वो बाहर से होटलों से खाने ख़रीद कर जो है वो खाने पर मजबूर हो गए हैं। मैं इस वक्त औरंगी के इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पे भी गैस नहीं आ रही है। और मैं अगर आपको यहाँ की किचन की हालत अगर मैं दिखाऊं तो मैं फैजान कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पे आपको दिखाए कि चूल्हा मौजूद है, सारा सामान मौजूद है, लेकिन गैस नहीं आ रही है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ खातून खाना भी मौजूद है, उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि कितनी मुश्किलात होती हैं अब गैस नहीं होती। मुसीबत होती है, सुबह सुबह चाय ना पानी ना रोटी पकती है, हमारी बहुत मुसीबत होती है। बिल्कुल बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ और घर के अफराद जो हैं, खातून खाना कुछ और भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे। आप मुझे बताइएगा गैस कब से नहीं आ गई यहाँ पे और कितनी मुश्किलात पेश होती हैं आप लोगों को? इसको तो 5-6-7 महीने हो गए इसको ना गैस चल के आने। हम खाना बनाते सुबह देखो स्कूल अल्लाह करके स्कूल खोले, सुबह हम चाय बनाने के लौटते थे, माची जलाते, गैस ही नहीं आती है। परेशान हम तो गरीब आदमी, मजाक का तो नहीं खिला सकते हैं ना। अब हम ये दोपहर का बना कर रखते तो गैस ही नहीं होता। हमने गैस की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, हमें और कोई परेशानी नहीं, गैस की बड़ा मसला है बस ये। बिल्कुल आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि गैस आती नहीं है, सुबह के वक्त भी नहीं आती है और अगर आती भी तो ऐसी आती है कि चाय भी जो है ना घंटों में जो है वो बनती है। लोगों ने शहरियों की ने हुकूमत से यही अपील करते दिखाई दे रहे हैं कि खुदारा के इलेक्ट्रिक के साथ साथ गैस सुई गैस इंतज़ामिया को भी लगाम दी जाए ताकि बिना किसी तात्तुल के गैस फराम हो सके और ये लोग सुकून से 2 वक्त का खाना खा सकें। जी आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में बढ़ती हुई महंगाई से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। रोजमर्रा इस्तेमाल की तमाम अशिया आवाम के पहुंच से बाहर होने लगी हैं। मजीद जानेंगे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। जी बिल्कुल, महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तमाम अशिया खुर्दनोश की चीज़ें जो है वो आसमान से, उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब आवाम सख्त परेशान है, वो एक वक्त की रोटी के लिए दर बदर है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस महंगाई में, इस बढ़ती हुई महंगाई में किस तरह अपने घर का गुजारा करते हैं और किस तरह उनका ज़िंदगी, उनकी गुजर बसर हो रही है। आप बताएं कितनी महंगाई बढ़ी है और किस तरह आप गुजारा करते हैं? महंगाई तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ी है, इसमें कम बाल होने वाला कोई चीज़ ही नहीं है। और जो लोग इस दौर में ये कहते हैं ना कि हमारा काम सही चल रहा है, तो वो सिर्फ उस सिंगल बंदे का काम सही चल रहा है। ओवरऑल क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो नीचे के तबके का बिल्कुल बुरा हाल है। वो एक टाइम की सब्जी भी नहीं खरीद पाता। सब्जी इस कदर महंगी है कि अब आम बंदा मुश्किल से 200 रुपए में खाना नहीं बना सकता है। एक टाइम का खाना आपको 700-800 रुपए का बनेगा। अगर सारी चीज़ें, अगर लवाजमात चाहिए होती हैं तो वो सब्जी भी पूरी नहीं हो सकती एक टाइम की। तो अब जैसे कि अब आप बाजार में खड़े में आपको सब चीज़ों के प्राइस पता होते हैं, लेकिन कर कोई कुछ नहीं सकता।
جی بالکل، آپ نے شہریوں کی باتیں سنی. ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک وقت کی روٹی کے لیے جو ہے پریشان ہے. ایک وقت کی روٹی اور ایک وقت کا کھانا جو ہے 600 سے 700 روپے ان کو پلے پڑ جاتا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پرائز کنٹرول کرے تاکہ غریب عوام اچھے سے زندگی گزر بسر کر سکے. صحیح، بہت شکریہ اشرف سلنگی. مہنگائی کا طوفان تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا. شے خورنوش کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. اسی پر رپورٹ دیکھیے کامران چودھری کی. حکومت کو برسر اقتدار آئے 2 سال ہو گئے، اپنے وعدوں پر پورا نہ اتر سکی، مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہو گئی. بڑھتی مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی. متعلقہ حکام کو سب اچھے کی رپورٹ دی جاتی ہے، حالانکہ اصل حالات کچھ اور ہیں. پہلے یہ تھا کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا، دیکھتے تھے، منڈیوں میں چیک ہوتا تھا، بازاروں میں چیکنگ ہوتی تھی. اب غریب کی پہنچ سے جو ہے آلو پیاز جو ہے وہ نکل گیا، جو کہ بہت سستا ہوتا تھا. دیکھیں آلو کی ابھی نیا آلو آیا ہے تو اس کو کم ہونے کے بجائے 10 روپے اور بڑھ گئے. جو چیز کھانے والی چیزیں ہیں وہ غریب کی پہنچ سے دور ہیں. اگر نارمل فروٹ مل جاتا ہے تو وہ کھانے کے لائق ہی نہیں ہوتا، اس کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتا. شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے بر وقت مہنگائی پر قابو نہ پایا تو غریب عوام کو بھوک کے مارے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. پھلوں کی قیمتیں غریب کی پہنچ سے دور ہیں. حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ بھائی خدا را غریبوں پہ رحم کریں. اور اتنی مہنگائی تو پہلے حکومتوں میں نہیں ہوئی تھی، ابھی ہے. شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ حکومت اور متعلقہ ادارے مافیاز کے خلاف کارروائی کریں جو اس مہنگائی کی آڑ میں غریب عوام کو لوٹ رہے ہیں. کیمرہ مین حسین بلغاری کے ساتھ کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد. وزیر اعظم عمران خان نے اشیاء خورنوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا نوٹس لے لیا. کہتے ہیں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. قیمتوں میں اضافے کی وجوہات کا تعین کر رہے ہیں. آئندہ ہفتے حکمت عملی کے تحت ایکشن لیتے ہوئے قیمتوں کو کم کریں گے. وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ تعین کرنا ہے قیمتوں میں اضافے کی وجہ سمگلنگ، ذخیرہ اندوزی یا رسد کی کمی ہے. بین الاقوامی سطح پر قیمتوں میں اضافے کا پاکستان پر اثرات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے سٹیزن پورٹل پر موٹروے ریسٹ ایریاز میں اشیاء کی زائد قیمتوں پر شہریوں کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ڈیلیوری یونٹ نے وزارت مواصلات، NHA اور IG موٹروے کو مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے. لاہور میں میٹرو بس ملازمین ایک بار پھر تنخواہوں سے محروم ہو گئے. پرائیویٹ کمپنی ان باکس کے ملازمین کو اگست سے تنخواہیں نہ مل سکیں. GM ماس ٹرانزٹ اتھارٹی عزیز شاہ کہتے ہیں نجی کمپنی کی گئی تمام انوائسز اور کلیئر کر دی ہیں. مزید جانیں گے زین نقوی سے. جی زین. جی بالکل، میٹرو بس پر ٹکٹوں کی فروخت کرنے والے عملے کے مسائل تاحال جوں کہ توں ہیں. تمام تر جو بقایا جات ہیں وہ کلیئر نہیں کیے جا سکے. ان ملازمین کا کہنا ہے کہ 3 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا کہ انہیں تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں ملی اور 3 ماہ کی تنخواہیں جو ہیں وہ ان کی ابھی باقی ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس سے قبل جو ہے تقریباً 4 سے 5 تنخواہیں جو ہیں وہ رہتی تھی، جو باقاعدہ طور پہ ان باکس کمپنی ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جس کے ساتھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا کانٹریکٹ ہے. اس کمپنی کی جانب سے جو ہے وہ تنخواہیں نہیں دی جا رہی تھی. جب ہماری GM ماس ٹرانزٹ اتھارٹی عزیر شاہ سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو ان باکس کمپنی ہے جس کے تحت یہ ملازمین ٹکٹنگ کا عملہ یہاں پہ موجود ہے، اس کمپنی کو تمام تر جو اخراجات آئے یا تمام تر تنخواہیں جو ہیں وہ کلیئر کر دی ہیں، لیکن جو کمپنی ہے وہ خود سے اپنے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دے رہی. تو اب بھی صورتحال یہ ہے کہ 4 تنخواہیں جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں ان باکس کمپنی کی جانب سے، لیکن ابھی 3 تنخواہیں جو ہیں وہ باقی ہیں. تنخواہیں بھی کلیئر نہیں اور دوسری جانب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی ماہانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ ان باکس کمپنی سے جو ہے وہ کانٹریکٹ کری ہے، جس کی وجہ سے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی. جی صحیح، بہت شکریہ زین نقوی. پشاور میں غیر قانونی رکشوں کی بھرمار. ٹریفک پولیس انتظامیہ بھی ان رکشوں کے خلاف کارروائی تو کرتی ہے مگر رکشوں کو ختم کرنے میں بے بس دکھائی دیتی ہے. مزید جانیں گے عدنان شاہد سے. جی عدنان. جی بالکل، دیکھیں پشاور میں غیر قانونی رشقوں کی بھرمار ہے. ایک اندازے کے مطابق اس وقت پشاور میں 80,000 سے زائد جو رشقے ہیں وہ مختلف روٹس پر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. بیشتر افراد کے پاس پرمٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، جن میں تقریباً
38,000 سے زائد ایسے رشکے ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر جو ہیں وہ چلتے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وقت میں جس جگہ پر میں موجود ہوں یہاں پر جو ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین آپ کو ارسلان دکھا سکے تو میرے عقب میں بالکل رشکے جو ہیں وہ روڈ کنارے کھڑے ہوئے ہیں جن کی نمبر پلیٹس بھی جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ رشکے جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں، ان کے پاس پرمٹ موجود نہیں ہے۔ ایس ایس پی ٹریفک نے ان رشکوں کے خلاف جو ہے باقاعدہ طور پر مہم کا بھی جو ہے وہ آغاز کیا تھا، جن پہ بھاری جرمانے عائد کیے گئے تھے۔ رشکے جو تھے ان کو ضبط کیا جا رہا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اس مہم میں جو ہے وہ ہم کافی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے بھی رشکوں کی تعداد میں دن پر دن جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پشاور شہر میں جو غیر قانونی رشکے جو ہیں ان کی بھرمار ہے، اور اسی وجہ سے جو آئے روز ٹریفک جو ہے وہ بلاک رہتی ہے، منٹوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کو بھی کافی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ عدنان شاہد اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں امریکی صدر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، کورونا سے صحت یاب ہوتے ہی وائٹ ہاؤس میں مجمع لگا لیا، خطاب کے لیے سینکڑوں افراد کو جمع کر لیا، جبکہ خطاب کرنے لگے تو ماسک ہی اتار دیا، ایک بار پھر جلد کورونا ویکسین لانے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ ایران میں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نئی حکمت عملی تیار کر لی گئی۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے، خلاف ورزی پر 5 لاکھ ایرانی ریال جرمانہ ہوگا۔ ایرانی صدر کے مطابق کورونا سے متاثرہ شخص اہل خانہ کام کی جگہ رابطے میں رہنے والوں کو آگاہ کرے گا، جبکہ کورونا سے متاثرہ شخص 2 ہفتے قرنطینہ کرے گا۔ دوران ڈرائیونگ ماسک نہ لگانے والے ٹیکسی ڈرائیور کو بھی 10 لاکھ ریال جرمانہ کیا جائے گا، جبکہ بغیر ماسک والے مسافر کو ٹیکسی میں بٹھانے پر 2 لاکھ ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ بازار کا ناشتہ لاہوریوں کی زندگی کا ایک لازمی جز ہے، اس لیے اتوار کو چھٹی کے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے ناشتے کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ کسی نے مرغ چنے تو کسی نے حلوہ پوری کو ترجیح دی۔ رپورٹ کریں گے وقار حسین۔ لاہوریے خوابوں کے شوقین ہیں، یہی وجہ ہے کہ چھٹی کے روز لاہور کے مختلف ناشتہ پوائنٹ سے ناشتہ کیے بغیر لاہوریوں کا دن ہی شروع نہیں ہوتا۔ شہری بڑی تعداد میں صبح سویرے ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر لیتے ہیں۔ اقبال ٹاؤن میں ناشتے میں کوئی حلوہ پوری اور سیری پائی کھانا پسند کرتا ہے تو کوئی نان چنے سے اپنی چھٹی کے دن کا آغاز کرتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ چھٹی کے روز باہر سے ناشتہ کر کے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اتوار ہو، سنڈے ہو، چھٹی ہو، تہوار ہو، عیدین ہو تو ناشتہ جو ہے وہ باہر سے کرنے کا اپنا لطف ہے۔ دیسی گھی کا حلوہ پوڑی بڑا مشہور ہے یہاں پہ، اور لوگ خصوصاً سنڈے والے دن یہاں پہ اتنا رش لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ہم یہاں سے ناشتہ کرنے آتے ہیں، تو ابھی بھی یہ آپ کے سامنے ناشتہ لے کے جا رہے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ چھٹی کے روز ناشتے کی وجہ سے ان کی آمدن دگنی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ عام دنوں میں بھی یہاں پہ رش ہوتا ہے، ریگولر دنوں میں بھی رش چلتا ہے، اور اتوار کو کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے اور رش بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ اتوار کو زیادہ ہوتا ہے نا، ویکنڈ ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے، اور ہر بھائی جون سے ہیں وہ ناشتہ کرتے ہیں، گھروں میں لے کے جاتے ہیں۔ بازار کا ناشتہ لاہوریوں کی زندگی کا ایک لازمی جز ہے، یہی وجہ ہے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں ناشتے کے پوائنٹس شہریوں سے بھرے ملتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے اسی طرح چھٹی کے روز باہر ناشتہ کریں گے اور اپنی زندگی کو حسین بنائیں گے۔ کیمرہ مین محمد مبشر کے ساتھ سید وقار حسین، سچ نیوز، لاہور۔ بجلی کے بلوں میں اضافے اور مہینے کی آخری تاریخ پر ادا کرنے پر شہری سراپا احتجاج ہیں، کہتے ہیں 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی، بھاری بھرکم بل کیسے ادا کریں؟ رپورٹ دیکھیے فرحان اجاز کی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں عوام کی مشکلات بڑھنے لگی، بجلی گیس کے بلوں کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان ہیں۔ بل انہیں نہ کال دے جے نہ کو کماؤن والا نہ کھاؤن والا، روٹی تو بھوکے رہنے، روٹی نہیں لبدی سان تے بل کتھوں آنے نہ تاریے گیس دا بتی دا۔ کنی روٹی تو 2000 تے تسی انہاں نہ بل کلا دیندے 9000 ایک مہینے دا، 8000 ایک مہینے دا، غریب ماں میں تانوں کتے ہو سی کما کے کھائیے کہ بل تاریے۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے، گھر کا نظام چلانا مشکل ہو گیا۔ مہینے کی آخری تاریخوں میں بل بھیجا جاتا ہے، نہ جمع کروانے کی صورت میں بھاری بھرکم جرمانے ادا کیے جاتے ہیں۔
चेंज हो जाता, महीने के एंड पे बिल जाके बंदा कहाँ से लाए और कहाँ से करे। हुकूमत से अपील है, बड़ाए मेहरबानी, हमारे सर पे कोई भी नहीं है तो आप बड़ाए मेहरबानी हमें बिल इतना ना भेजें। शहरी कहते हैं हुकूमत की जानिब से किए गए रिलीफ देने के तमाम तर दावों की हद तक महदूद रह गए हैं। शहरियों ने यूटिलिटी बिलों की कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर यूं ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वो फाका कशी पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान सीज फायर के बाद फिर झड़पें जारी हैं। आज़र हुकाम का कहना है जंगबंदी आर्जी कैदियों और लाशों के तबादले के लिए थी। काराबाग का कब्जा दोबारा हासिल करने के लिए मौक़िफ़ से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं। अलहदगी पसंद हुकूमत को आर्मीनिया की हिमायत हासिल है। लोधरा के गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज दुनियापुर से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तक रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे काजिम अब्बास। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज दुनियापुर से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तक रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। रोड के दरमियान में गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। रोड की इंतहाई खस्ता हाली की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। अहले इलाका को इलाज के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जाना पड़ता है। रोड की इंतहाई खस्ता हालत की वजह से इमरजेंसी मरीज अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। ताहाल मुतलका जिम्मेदार इंतजामिया की नजरों से ओझल है। गर्ल्स कॉलेज से लेकर अस्पताल तक पूरा रोड टूट फूट का शिकार है। बड़ी गाड़ी क्या छोटी गाड़ी भी गुजरने में से दिक्कत होती है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार, वजीर मुआसलात, सेक्रेटरी मुआसलात मियां मोहम्मद शफीक अराई और डिप्टी कमिश्नर लोधरा से फौरी नोटिस लेते हुए रोड को मुरम्मत करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, लोधरा। सक्खर के गुंजान आबाद इलाकों में गंदगी का राज है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। मजीद जानेंगे हाजी रियाज की इस रिपोर्ट में। सुथराई के फकदान से शहरी परेशान। गलाजत और बदबू ने आवाम का जीना दुबर कर दिया है। बल्दिया का अमला लापता है। गंदगी के बाइस बीमारियां फैल रही हैं। ये लम्हा फिक्रिया है कि सिंध का तीसरा बड़ा शहर सक्खर बल्दियाती मसाइल से दो चार है। कहीं कचरा तो कहीं सेवरेज का गंदा पानी है। म्यूनिसिपल कारपोरेशन में सियासी बुनियादों पर भर्ती अफसरान, मुलाजमीन और सैनिटरी वर्कर्स या घरों पर आराम कर रहे हैं या सियासतदानों के बंगलों पर ड्यूटियां कर रहे हैं। हमारे इदारे कब तक चैन की बांसुरी बजाते रहेंगे। जहां आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ये कचरा देख रहे हैं, ये जब भी देखो कचरा यहाँ पर ऐसे ही पड़ा होता है। यहाँ पे म्युनिसिपल वालों को नजर नहीं आता कि ये कचरा उठाना है हमने। नहीं, ये उनके लिए तो ऐसे जैसे ये पता नहीं उबेर का खजाना पड़ा हुआ है। ये इसको सजा के रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सक्खर की हालत है। यहाँ पर इतना कचरा पड़ा हुआ है और ये काफी दिनों से यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है। अफसोस, सियासी दावे, वादे, अहकामात और बयानात बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अमल ना हो तो आवाम के लिए मसाइल में इजाफा होता है। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ हाजी रियाज, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, सक्खर। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ बगावत के मुकदमे में पुलिस ने नवाज शरीफ के सिवा सब लीगी रहनुमाओं के नाम निकाल दिए हैं। आपको बताएं, शाहिद हकान अब्बासी, मरीम नवाज, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सलाहुद्दीन और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला कर लिया गया। मुद्दई बदर रशीद के बयान के बाद खुसूसी तफ्तीशी टीम ने FIR से 4 दफात निकाल दी। बगावत पर उकसाने की दफा बरकरार है। आपको बताएं कि इससे पहले वजीर दाखिला एजाज शाह ने कहा था कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा गलत हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। हुकूमत के किसी भी फर्द ने नवाज शरीफ पर मुकदमे की तारीफ नहीं की। ऑपोजिशन तब्दीली सरकार को तब्दील करने के लिए मुतहरिक। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला इजलास 15 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। PTM का इजलास मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर होगा, जिसमें ऑपोजिशन इत्तेहाद की नामुंतखब बॉडी के मेंबरान शरीक होंगे। बैठक में मुल्क की सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। चारसदा में ज़ैनब ज्यादती और कत्ल केस में सफाक मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गया। मुलजिम ने पुलिस के सामने एतराफ जुर्म भी कर लिया।
खैबर पख्तूनख्वा के जिला चारसद्दा में ज्यादती के बाद कत्ल की जाने वाली 2.5 साल बच्ची जैनब के केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। पुलिस मुबैना कातिल तक पहुंचने में कामयाब हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक हिरासत में लिए गए 15 अफराद में से एक ने बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने का इतराफ जुर्म कर लिया। मुबैना कातिल से आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम की उम्र 45 से 50 साल है। मुलजिम की निशानदही पर पुलिस ने खेतों से बच्ची के जूते भी बरामद कर लिए हैं। नन्ही जैनब को 6 अक्टूबर को अगवा किया गया था, जबकि अगले रोज उसकी लाश खेतों से मिली थी। पुलिस ने बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल करने वाले गिरफ्तार शख्स का नाम फिलहाल जाहिर नहीं किया है। हुकूमत ने आखिरकार टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर ही दी। चीन से ऑपरेट होने वाले समाजी ऐप के मवाद ने जहां नौजवानों के छुपे टैलेंट को सामने लाने में अहम किरदार अदा किया, वहीं मुआशरे में कई मनफी रुझानात को भी जन्म दिया। टिकटॉक ऐप जहां नौजवानों को रोजगार मुहैया करने, छुपे टैलेंट को सामने लाने और शोहरत हासिल करने का बाइस बन रही थी, तो वहीं पर कई नौजवान अपनी लापरवाही और कुछ मुख्तलिफ करने की गर्ज से अपनी जिंदगियों के चिराग गुल कर रहे थे। शहरियों का कहना है कि टिकटॉक मुआशरे में मनफी रुझान को जन्म देने समेत फहाशी और नफरत जैसे अनासिर को भी फरोग दे रही थी और मकबूलियत और शोहरत की आड़ में कई नौजवान अपनी जानों से भी हाथ धो बैठे। अगर जहाँ तक टिकटॉक की बात है तो टिकटॉक हमारे जो माशरे में है, वो जो हमारी आज की नस्ल है वो उसको बहुत गलत तरीके से ले रही है। इस टिकटॉक से ना सिर्फ अमवात हो रही है बल्कि बहुत ज़्यादा बेहयाई भी फैल रही है। माहिर नफ्सियात का कहना है कि नौजवान नस्ल में टिकटॉक के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से नौजवान इस ऐप के आदी होते जा रहे हैं, जिसकी असल वजह टिकटॉक की बेजा और बआसानी दस्तयाबी है। टिकटॉक एक तो ये कि हर एक के पास बहुत इजीली अवेलेबल है और ये एडिक्शन ज़ाहिर है, आप एक चीज़ इजीली मिलती रहेगी, उसको देखते रहेंगे, उसमें जो ग्लैमर है उसको एंजॉय करेंगे, उसमें जो सब कुछ हो रहा है, और फिर ये कि उसको फिर रीइंफोर्स भी किया जाता है, यानी कि कोई ना कोई रिवॉर्ड्स वगैरह दिए जाते हैं। टिकटॉक के इन मनफी असरात की वजह से पहले भारत और अमेरिका ने इस ऐप पर पाबंदी आयद की, ताहम अब पाकिस्तान में भी टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी गई। कसूर में महकमा तालीम की गफलत से इल्म की शमा ही बुझ गई। गवर्नमेंट स्कूल्स को जानवरों और परिंदों की अमाचका बना दिया गया। स्कूल्स में इल्म की रोशनियां फैलाने की जगह भैंसों का बाड़ा और कबूतरों के डरपे बना दिए गए हैं। महकमा तालीम और अवामी नुमाइंदे की आंखें बंद कर ली गई हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे चौधरी वसीम। कहाँ है पढ़े लिखे पाकिस्तान के दावेदार? कसूर में अंधेर नगरी चौपट राज, कसूर में इल्म की रोशनी फैलने वाली दरसगाह को जानवरों के बाड़े में तब्दील कर दिया गया। नवाई गांव में गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की तदरीस की जगह जानवरों के बाड़े और कबूतरों के डरबे बना दिए गए। गांव वालों ने अपनी जो जमीन थी वो आज से 20 साल पहले एजुकेशन महकमा एजुकेशन को दी थी। आज ये जो बिल्डिंग है ये भैंसों के बाड़े का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पे सिर्फ 2-4 दफ़ा जो टीचर हैं वो आए हैं, उसके बाद जो महकमा तालीम के जो अफसरान हैं वो अपने आला हुकाम को सब अच्छे की रिपोर्ट देते रहे हैं। आज तक इस स्कूल की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं की। इसी पर इक्तफा नहीं किया गया। स्कूल की इमारत में जरी मशीनरी खड़ी करके बच्चों की तदरीस की राहें बंद कर दी गयी। अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए स्कूल के लिए अपनी जमीन देने वाले मकीन आज भी बच्चों को कोसों दूर पढ़ाई के लिए भेजने पर मजबूर है। हमारा ये स्कूल बना दिया जाए, हम तालीम हासिल करने के लिए बहुत दूर सफर करते हैं। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि हमारा ये स्कूल बना दिया जाए। खुद को अवाम के नुमाइंदे कहने वाले मंजर आम से ही गायब हैं। महकमा तालीम के अफसरान भी दफातर में बैठकर अफसरशाही में मसरूफ हैं। बच्चों की आंखों में हसूल इल्म की जौत बुझने का जिम्मेदार कौन है? क्या यही मासूम अवाम जो हर बार सियासी नुमाइंदों पर एतबार कर बैठते हैं? पाकिस्तान के निज़ाम तालीम तबाही के दहाने तक जा पहुंचा। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में घोष स्कूलों की भरमार। स्कूल्स की इमारतें माफिया के कब्जे में चली गईं। बास स्कूल्स का सामान चोरी हो गया। कुछ में अहले इलाका ने मवेशी बांध दिए और कहीं इमारतों को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान में निज़ाम तालीम ज़ुबूहाली का शिकार। हुकूमती अदम तवज्जो के बाइस घोष स्कूल्स की तादाद बढ़ने लगी। दुनिया भर में किसी भी मुल्क की तरक्की का अंदाज वहाँ निज़ाम तालीम को देख कर लगाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में तालीम के शोबे की बेहतरी दावों तक ही महदूद है। पंजाब में स्कूल्स तो हैं, लेकिन बड़ी तादाद इमारतें खस्ता हाल हैं। देही आबादियों में असातिज़ा स्कूल्स में जाते ही नहीं। सूबाई दारुल हुकूमत के 172 स्कूल्स की इमारतों को खतरनाक करार दिया जा चुका है। माली साल 2020 और 21 में पंजाब के तालीम से वाबस्ता 4 महकमों के लिए तरक्याती बजट को 50% तक कम किया गया। बलोचिस्तान में भी हजारों स्कूल्स गैर फाल हैं, इसलिए मुल्क का सबसे पसमानदा सूबा है। सूबा सिंध में 12,600 से ज्यादा स्कूल्स बंद पड़े हैं, जबकि असातिज़ा घरों में बैठकर तनख्वाहें वसूल कर रहे
रहे हैं। उधर वफाकी दारुल हुकूमत में 10 सालों के दौरान एक भी नया स्कूल नहीं बनाया जा सका है। असातिज़ा की कमी के बायस शहरियों को निजी स्कूलों का रुख करना पड़ रहा है। हुकूमती बेहिसी पर न ऑपोजिशन ने कभी आवाज उठाई है और न ही कभी सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है। कराची में मौलाना आदिल और उनके ड्राइवर मकसूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आपको बताएं, नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में उलमा, तुलबा और शहरियों ने शिरकत की है। कराची में मौलाना आदिल और उनके ड्राइवर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी देखिए, बिल्कुल गुज़िश्ता रोज कराची के इलाके शाह फैसल में फायरिंग से शहीद होने वाले मौलाना आदिल और उनके ड्राइवर मकसूद की नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा हब रिवर रोड जामा फारूकिया फेज 2 में अदा की गई। नमाज जनाजा मौलाना आदिल खान के भाई उबैदुल्लाह खालिद ने पढ़ाई, जबकि नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में उलमा, तलबा और शहरियों ने शिरकत की है। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आने वाले अफराद पहाड़ी रास्ते से गुजर कर आए, जबकि मौलाना आदिल को उनके वालिद मौलाना सलीमुल्लाह खान के पहलू में दफन किया जाएगा। नमाज जनाजा के मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। अगर बात करते हैं नमाज जनाजा में सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना राशिद महमूद सोमरो, शेखुल इस्लाम मुफ्ती नतकी उस्मानी, मौलाना रफ़ी उस्मानी, मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ, जामे बिनोरिया के मोहतरम मुफ्ती नौमान नईम समेत दीगर उलमा ने नमाज जनाजा में शिरकत की थी। सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन अपडेट करने के लिए। मोहम्मद की तहसील अंबार कबल बांझा में पहाड़ों के दामन में आग भड़क उठी। बर वक्त कार्रवाई करते हुए फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाकर जंगल और दरख्तों को बड़े नुकसान से बचा लिया। आपको बताएं, मोहम्मद की तहसील अंबार कबल बांझा में पहाड़ों के दामन में आग भड़क उठी है। बर वक्त कार्रवाई करते हुए फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाकर जंगल और दरख्तों को बड़े नुकसान से बचा लिया है। शोरा बयान सियासी मुकर्रर शेख रशीद की वजारत ने भी मदद मांग ली। रेलवे हुकाम ने माली बहरान तस्लीम करते हुए वफाकी हुकूमत से मदद की दरख्वास्त की है। वजीर रेलवे इससे कबल रेलवे की खुशहाली और खसारा कम करने के बुलंदो बांग दावे करते रहे हैं। सियासी पेशगोयां करने वाले शेख रशीद अपनी ही वजारत से बेखबर निकले। वजारत अंदर ही अंदर से खोखली होती रही। वजीर मासूफ तरक्की के दावे करते रहे। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की कोई तकरीर उठाकर देख ले, वो हमेशा ये दावा करते दिखाई देंगे कि हमने रेलवे को बहरान से निकाला, मामले और खसारा ठीक किया, हर तरफ ट्रेनें चलाई। लेकिन हकीकत अब खुलकर सामने आई है कि उनकी अपनी वजारत ही माली बहरान का शिकार है। रेलवे हुकाम ने विफाकी हुकूमत के नाम खत में माली मदद की दरख्वास्त की है ताकि वो रेलवे को इस बहरान से बचा सके। रेलवे हुकाम का कहना है कि अगर मदद ना की गई तो पाकिस्तान रेलवे आइंदा 2 माह तक ना ही तनख्वाहें अदा हो पाएंगी और पेंशन भी मुतासिर हो सकती है। हुकाम ने खत में तस्लीम किया है कि रेलवे की आमदनी इस वक्त कम होकर 50% रह चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मोहम्मद अली कायद ने सच टीवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना न सिर्फ इसके अवाम बल्कि पाकिस्तान के मफाद में भी है। 5वें सूबे की राह में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें न सिर्फ रुकावट हैं और न ही इससे मसला कश्मीर मुतासर होगा। हम ये चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का अवाम 73 सालों से एक ही डिमांड कर रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी बल्कि पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाया जाए। अगर 5वां सूबा बनाने में अगर कश्मीर काज को कोई नुकसान पहुंचता है या अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें अगर रुकावट हैं तो इसको टिल फर्दर कश्मीर डिसीजन अबूरी आइनी सूबा डिक्लेयर किया जाए। और ये नवाज शरीफ के दौर में सरताज अजीज की निगरानी में एक सरबराही में एक कमेटी बनी थी GB के रिफॉर्म्स के हवाले से, उसी के जो फार्मूला था अपना सरताज अजीज का उसको इसके इम्प्लीमेंट हो रही है अभी। उस वक़्त नवाज शरीफ के दौर में पता नहीं किन वजूहात के बिना पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, हम नहीं जानते हैं कि किस वजह से उसको डिले किया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत इस नतीजे पे पहुंचे कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा दिया जा रहा है। तो ये हम अवेयरनेस पैदा करने के लिए अपने जवानों को ये बताने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि GB के अवाम जहाँ भी हैं वो यही बच्चा हमारे ख़वातीन, हमारे बूढ़े, हमारे बुजुर्ग ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बने। कराची में शहरी लुटने पर मजबूर हैं लेकिन स्ट्रीट क्रिमिनल्स आजाद घूम रहे हैं। एक और शहरी 2.5 लाख से महरूम कर दिया गया। मजीद जानेंगे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। आज देखें, ये कराची का इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर गुज़िश्ता रोज मोटरसाइकिल
پر سوار 4 ملزمان نے ایک شہری سے لوٹ مار کی. لوٹ مار کے واقعہ جو ہے سائٹ کے ٹھیک ہے اشرف سلنگی، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. سچ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ.